जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम डॉक्टर निदा से बात कर रहे थे बेसिकली बैक पेन और शोल्डर पेन के हवाले से। तो डॉक्टर निदा, जैसे आपने अभी बताया कि फीमेल्स में बैक पेन ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर फैट का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो क्या वज़न का इससे कनेक्शन है दर्द से, और क्या वज़न कम करने से आपके दर्द में कमी आ सकती है अगर आप अपना वज़न कम कर लें? जी बिल्कुल, वज़न कम करने से अगर हम देखें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन तो होता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है। एब्डोमिनल कंटेंट एरिया जो होता है, एब्डोमिनल कंटेंट वो अगर हाई होगा वहाँ पे फैट का अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली हमारे बैक के मसल्स वीक हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, आपकी जब हम यंग होते हैं तो हमारे कितने पतले से होते हैं, हम एज के साथ साथ हम एज के हिसाब से आपका वेट बढ़ता रहता है। अब अगर आपकी बोन्स हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके एज के साथ वीक, और अब वेट आप इंक्रीज कर लेंगे, आप बोन्स आपका डबल वेट उठा रही है। इसकी बेसिस पे आप देखें, अगर आप जो पहले सिंगल वेट डाल रहे थे अब आप डबल वेट डालेंगे तो बोन्स का आप सोच सकते हैं क्या वीक होना शुरू हो जाएंगे और वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो उम्र के साथ साथ वैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं कि क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम एज के साथ साथ बूढ़े हो रहे होते हैं हमारी बोन्स भी वीक होना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर से हम लोग वेट इंक्रीज कर देते हैं जिसकी बेसिस पे क्या होता है, हमारी बोन्स पे डबल स्ट्रेस आ जाता है। तो अगर हम डिजीज के लिहाज से देखें, अगर हम अपना 10% वेट रिड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका 70 kg वेट है, आपका 10% होगा 7 kg, आपने 7 kg वेट रिड्यूस किया, आपका चाहे वो घुटने का दर्द हो या कमर का दर्द हो, उसमें 50% आपके पेन में कमी आती है आपके वेट लॉस करने की वजह से। लेकिन इसके लिए आप सही तरीका अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फाके करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। आपको जो डाइटरी न्यूट्रिशन जितना चाहिए होता है, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अगर आप वो डेली बेसिस पे उतना अमाउंट नहीं ले रहे हैं तो भी आपकी बोन्स वीक हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हेल्दी चॉइस ऐड करें कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वेट रिड्यूस होने से। ठीक है, अगर आप अपना वजन कम कर लेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे कि जो भी आपको पेन, जिन फीलिंग से आप दो चाह रहे हैं, तो वो दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। वजन आपके दर्द में बहुत ज्यादा कमी है, 50% आपकी कमी आती है अगर आप 10% लूज करते हैं वेट तो। ठीक है, तो फिर दर्द उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है बेसिकली जिनका वेट ज्यादा होता है, उनके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हो सकता है, नॉर्मली जरूरी नहीं कि लीन पर्सन को ना हो, लीन पर्सन को भी हो सकता है, लेकिन ओबेसिटी की वजह से जिनको हो रहा है तो हम उस कॉस्ट को अगर कम कर देंगे तो उसका कम होगा। इंपॉर्टेंट ये रखता है कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पोस्चर एक कॉस्ट है, अगर आप टेढ़ा बैठ रहे हैं अगर आप उसको सही कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ओबेसिटी की वजह से वेट आपको पेन हो रहा है, उसका अलग तरीके का तो उसको आप वेट, हाँ इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, लीन पर्सन को पेन हो सकता है, लेकिन हम कॉस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। हर पेशेंट के लिहाज से ट्रीटमेंट वेरी करता है। ठीक है, पहले बेसिकली ये देखना है कि उसका रीजन क्या है और देन फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करना है। ठीक है डॉक्टर तारिक, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या दर्द का इलाज मल्टीविटामिन से मुमकिन है? जैसे अभी बात हो रही थी कि वेट का काफी हद तक इसमें रोल होता है कि दर्द जो है वो वेट की वजह से, तो मल्टीविटामिन और डाइट वगैरह क्या इसमें प्रॉपर तरीके से इसका क्या रोल है? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है डाइट, एक है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स जो है, एक तो ये जो ड्रग फॉर्म में है यानी मेडिसिन के फॉर्म में है, इसको तो एक प्रॉपर डॉक्टर से अगर वो प्रिस्क्राइब करें, हम फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को बेसिकली नहीं प्रिस्क्राइब करते, क्योंकि जिन पेशेंट को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं मल्टीविटामिन्स जो है। ठीक है, मल्टीविटामिन्स का रोल है पेन के कम करने में। जैसे एक पेशेंट है, उसको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपेनिया है, तो ऑस्टियोपेनिया का मतलब ये है कि उसकी बोन में कैल्शियम का मिकदार कम है, उसकी बोन डेंसिटी जो है वो लो है, तो उसको बेहतर करने के लिए उसको विटामिन डी की ज़रूरत है। इस तरह से जो नर्व्स के मुख्तलिफ पेन होते हैं, शियाटिका का पेन हो गया या हाथ और पैरों का सुन हो जाना, नमनेस जिसे कहते हैं, सही, या चक्कर आते हैं ऐसी किसी पेशेंट को, तो ऐसे लोगों में विटामिन्स बहुत काम करते हैं। ठीक है, या विटामिन्स का और बहुत सारा रोल है, जैसे विटामिन सी की अपनी बीमारियां होती हैं जो विटामिन, तो आप लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं हम या लोग नहीं पेशेंट को रिकमेंड करते, लेकिन ये है कि अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक डिग्री होल्डर है और डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, उसमें कुछ कानूनी इश्यूज हैं, इसलिए हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं रिकमेंड करनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स एक पेशेंट को मेन रोल है इसका, एक तो एक डायग्नोज करें, लेकिन मल्टीविटामिन जब आप किसी पेशेंट
पेशेंट को देते हो, मसलन आप किसी पेशेंट को विटामिन डी रिकमेंड करते हो, तो उससे पहले ये देखना चाहिए कि विटामिन डी का एक टेस्ट होता है जिसमें पता चलाना चाहिए कि इस पेशेंट का ऑस्टियोपेनिया है या ऑस्टियोपोरोसिस है, या इसका विटामिन डी लेवल क्या है। अगर लेवल लो है तो उसको आप बेशक रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन ये इस काम के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स इस चीज़ों को रिकमेंड करते हैं। हम अपने पेशेंट को, ऐसे पेशेंट जिसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस के या ऑस्टियोपेनिया के अलामात पाते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसको एक प्रॉपर डॉक्टर की तरफ रेफर करें कि इसके अंदर ये अलामात है, इसको फिर वो उनको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। ठीक है डॉक्टर, विटामिन का। ठीक है। डॉक्टर निदा, आपसे पूछना चाहूंगी कि हम अपनी सेहत को किस तरीके से फिजियोथेरेपी के जरिए और बेहतर बना सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पोस्चर मेंटेन करना, आप अपनी पोजीशनिंग सही रखें। दूसरा है कि आप डेली बेसिस पे अपने हर जॉइंट की एक्सरसाइज करें। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके जो है जोड़ों का जो दर्द है, जितनी मूवमेंट्स होनी चाहिए वो परफॉर्म होगी। बेसिकली हम देखें तो इंसान एक मशीन की तरह है, आप मशीन को जितना मूव करते रहेंगे मशीन सही रहती है, जहाँ मशीन को रोक देते हैं मशीन जैम पड़ जाती है। इसी तरह इंसान के जॉइंट्स जितना चलते रहेंगे, जितना काम करते रहेंगे, उतना ही सही रहेंगे। और इसके लिए अगर हम देखें, हम जो घर का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी, वो हमारे कामों में नहीं आता, हम उसको एक्सरसाइज काउंट नहीं कर सकते। बेसिकली अगर हम एक्सरसाइज का वर्ड यूज करें तो इसके लिए हम प्रॉपर वॉक करें, प्रॉपर जॉग करें या रनिंग करें। वो क्यों नहीं एक्सरसाइज में काउंट हो सकता? देखिए, वो मूवमेंट तो हो रही है, आपकी मूवमेंट तो हो रही होती है, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट क्योंकि मोस्टली खवातीन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो पूरा दिन घर में काम कर रहे होते हैं, हमें अलग से एक्सरसाइज की कहाँ नीड होती है, पूरा दिन हम काम कर रहे हैं, बैठ थोड़ी रहे। तो मतलब उनके लिए पूछना चाहूंगी कि बेसिकली उनके माइंड से वो चीज निकल जाए, तो ये एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता अगर पूरा दिन वर्क कर रही हैं तो? जी बिल्कुल, बेसिकली वो लोग ये काउंट करते हैं कि हम जो घर का काम कर रहे हैं ये हमारी एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी होती है। उनके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सारे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी यानी घर का काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट कर चुके होते हैं, लिए डेली बेसिस का काम होता है। और दूसरा पॉइंट हम देखें, जब हम घर का काम कर रहे हैं तो इसमें हमारे जो है ना तो हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, किसी पे कोई फर्क नहीं आ रहा होता। और दूसरा जॉइंट के लिहाज से बात करें तो हर जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो रही होती। अगर आप देखें, अगर आप कोई भी काम कर रही हैं, आप एक रेंज के, मिडल रेंज के अंदर कर रही होती है, आपका ना जॉइंट पूरा इनर रेंज में जा रहा है ना प्रॉपर आउटर रेंज में जा रहा है। एक्सरसाइज में प्रॉपर हम उसकी रेंजेस मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, हम उनको एक प्रॉपर वे में मूव कर रहे होते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो एटलीस्ट आधे घंटे की वॉक कर सकता है, एटलीस्ट। अमेरिकन गाइडलाइंस है, उनके एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने गाइडलाइंस बताई कि नॉर्मल हमें हर पर्सन को आधे घंटे की वॉक डेली बेसिस पे करनी चाहिए। अगर वो अलग अलग जॉइंट की प्रॉपर नहीं भी कर पा रहा तो वो इतना करें, वो अपनी एक्टिविटी में बेसिकली डेली बेस पे वॉक को इन्वॉल्व कर लेकर आ जाए। ठीक है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, जैसे हम लोग, आम लोग, आप ना वेट रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, ना आप स्ट्रेंथ पे काम करें, ना एंड्योरेंस पे काम करें, इतना सोच ही नहीं रहे ना लोग, लेकिन हमें ये नॉर्मल अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आधे घंटे की वॉक डेली बेसिस पे हमें ये करनी चाहिए, सिर्फ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज अगर आप हर जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट हर जॉइंट को आप 5 से 10 दफ़ा, हर जॉइंट को, आपकी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, अगर आप हर जॉइंट को, स्पाइन के बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उन सबको जब आप मूव करेंगे 5 to 10 टाइम्स, तो इससे आपके जो जॉइंट्स हैं उसकी रेंजेस मेंटेन रहेंगी और आपके जो है जोड़, बोन्स, आपके मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज सब मेंटेन रहेगा, सब हेल्दी रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज की। ओके। अच्छा, हम टोटल ओवरऑल जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो इलाज है वो एक्सरसाइज ही है, और आप लोग भी ज़्यादातर एक्सरसाइज के थ्रू ही इलाज बता रहे होते हैं। मशीन जी प्लीज आप। मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे आम रूटीन की एक्टिविटीज़ जो है घर की, चाहे खवातीन कर रही हो चाहे मर्द कर रहे हो, वो एक्सरसाइज नहीं है। इसकी बेसिक वजह है कि एक्सरसाइज की एक अपनी डिफिनीशन है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप एक ख़ास एक्टिविटी को रिपीटेडली कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को बोल दें कि अपने हाथ को 20 दफ़ा या 30 दफ़ा एक ख़ास डायरेक्शन में आप उसको उठा लें, या एक वज़न लें कि आप उसको उठा लें, तो वो एक रिपीटेड एक्टिविटी होती है जो एक टाइम में, एक स्पेसिफिक 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर होती है। 10 टाइम्स, 15 टाइम्स या जितना वो एक्सरसाइज कहलाती है। जो रूटीन के काम होते हैं वो इस तरह से नहीं होते।
वो एक घंटे में एक दफा होते ठीक हैं। है, ये तो बहुत अच्छा फर्क आपने तो बता वो दिया। एक्सरसाइज नहीं बनते। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप एक चीज को बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज कहलाता है और उससे आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी आप दोनों में से जो बता सकता है कि बेसिकली हम एक्सरसाइज पे ही बात करें, तो कुछ मुझे जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस आप व्यूवर्स को बताना चाहें तो कैसी कौन सी कॉमन एक्सरसाइजेस हैं जो आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हैं, अगर बैठे हुए भी कर सकते हैं, बैठ के बता दें कि कौन सी एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में लेकर आएँ और वो किस हवाले से, किस पर्पस के लिए है, उसका मेन मकसद क्या है, उस एक्सरसाइज का क्या रिजल्ट आएगा। तो कुछ एक्सरसाइजेस अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज़। एक तो रूटीन के जो एक्सरसाइजेज है रोज़ करने के, उसमें जो अहम है बैक के मेंटेन करने के लिए, बैक की खास पास्चर को मेंटेन करने के लिए उसको सिंपल बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। सीधा लेट के उल्टा लेट के बिस्तर किसी फोम के ऊपर या किसी कंबल के ऊपर या किसी प्लेन बेड के ऊपर, जैसे कि ये सरफेस है, ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर, ठीक है, और इसके साथ जो है अपनी दोनों हाथों को अपने कानों के बराबर ऐसे उल्टा रखें और अपना सर और गर्दन जो है और कमर, शोल्डर्स जो है वो इतने लेवल तक ऊपर उठा लें कि ये जिस तरह पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स नहीं, पुशअप्स अलग होते हैं। अच्छा। एक बैक के एक अच्छी स्ट्रेच हो जाए। सही। उसमें याद रखें कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं, तो यहाँ पे जो हिप्स की हड्डी शुरू होती है इससे नीचे नहीं उठाना है, यहाँ तक कि बॉडी को आप ऊपर उठा लें। जिन लोगों को, जिन ख़वातीन को, जिन हजरात को कमर का दर्द होता है, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। वो अगर 20 दफ़ा 30 दफ़ा उसको उठा के आपने कम से कम उसको 20 से 30 सेकंड तक इस पोस्चर को मेंटेन करना है, इसमें सांस लेते रहना है। तो ऐसे लोगों को कभी कमर की दर्द की शिकायत नहीं होगी। फैक्ट्री वर्कर्स है, वो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के 20-25 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज कर ले तो उनको कमर का दर्द जो है वो नहीं होगा। घुटनों के दर्द के जो मरीज़ हैं वो अपने घुटनों को जहाँ पे बैठे हो, चाहे वो बस स्टॉप पे बैठे हो, चाहे वो टेलीविज़न देख रहे हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर बैठे हों, बड़े उम्र के लोग होते हैं उसमें अक्सर ज़्यादा लोगों को घुटनों की दर्द की शिकायत होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट्स ये होता है। वो अपने पाँव को सीधा करके, अपने लिम्ब को सीधा करके उठा के घुटने के लेवल पे बराबर ला के वो उसको सीधा करें और इसको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक इस पोजीशन को मेंटेन करें। ये अमल वो तकरीबन 20-30 बार वो रिपीट करें, फिर दूसरी टांग की वो करें। अगर वो कहीं भी कर लें तो ये है कि पहले तो ये है कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, नेक का दर्द हो, कमर का दर्द हो, नीज़ का दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो अहम है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। करीब में कहीं पर भी एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक है या किसी हॉस्पिटल में, जैसे हमारे जिना हॉस्पिटल में या लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके एक फिजियोथेरेपिस्ट से वो मशवरा करें और वो अपना वो कंप्लेन उसको बता दें। वो उसको हमारे ट्रीटमेंट का एक बुनियादी हिस्सा है होम प्रोग्राम ऑफ एक्सरसाइजेज, तो वो उसको होम प्रोग्राम बता देते हैं और वो होम प्रोग्राम पेशेंट को, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करने की जरूरत है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बता देते हैं कि आप एक हफ्ता 2 हफ्ते करें काफ़ी है। अगर वो समझते हैं कि आप फॉर द लाइफ बीइंग आप टोटल सारी उम्र ये करते रहें तो 10-15 मिनट निकाल के आप वर्जिश करना कोई बुरी बात नहीं है। उससे यह है कि उस पेशेंट का जोड़ ख़राब नहीं होगा, उसके मसल्स की ताकत मेंटेन रहेगी, उसका बल्क मेंटेन रहेगा। वो जब चलेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, उतरेगा, स्टॉप पे खड़ा होगा, इंतज़ार करेगा, कहीं पे आएगा जाएगा, उसको नीज़ का पेन जो है वो नहीं होगा। इस तरह बेकिक के लिए जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया, डॉक्टर निदा ने जो बात की कि पोस्चर की बात की, नेक के पेन में, गर्दन के दर्द में पोस्चर का एक बहुत अहम रोल है। नेक पेन हो गया, शोल्डर पेन बहुत ज्यादा है। आजकल हर दूसरा आदमी जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है, बाइक पे है। अगर एक आदमी दिन में 3-4 घंटे या 2 घंटे बाइक चलाता है तो एक खास पोस्चर मेंटेन करके वो चलाता है। इसी पोस्चर के साथ उसके कुछ मसल्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ मसल्स के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाते हैं, फिर ये मसल्स इसकी जो है उसकी एक प्रॉपर्टीज मेंटेन नहीं रहती और वो लोड जो है उसके वर्टिब्रो के ऊपर आ जाता है, उसके बोन्स के ऊपर आ जाता है, उसके नसों के ऊपर आ जाता है और उससे एक पेन का एक साइकिल डेवलप हो जाता है जो कि चलता रहता है। जी चलें डॉक्टर तारिक, बहुत काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो गया है और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे और व्यूअर्स आपसे भी इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप लोगों की अवेयरनेस क्रिएट हुई होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।